अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी का नाम है तवाइफ। मुझे इसका मुजरा देखते हुए मुसलसल 10वां दिन था। क्या गज़ब की नई चीज़ हीरा मंडी में आई थी। इसका नाम बुलबुल था। जब वो नाचती और थिरकती थी तो जैसे तमाम तमाशबीन मुंह हो जाते। रोज़ाना इसको नाचता देखकर मेरी शैतानी हवस मज़ीद प्यासी हो जाती और मैंने फ़ैसला कर लिया कि इससे ज़रूर मिलूँगा। मैं हर कीमत पर इसे हासिल करना चाहता था। इस दिन मुजरा के दौरान वो भुजी भुजी सी दिखाई दे रही थी। इसके नाच में वो रवानगी भी नहीं थी, लेकिन मुझे इससे मिलना था, बात करनी थी और मामला तय करने थे। मुजरे के इख्तिताम पर जब सब तमाशबीन चले गए तो मैं भी उठा। वो कोठे की बालकनी में अपनी नायिका के साथ किसी बात पर उलझ रही थी। दरवाज़ा के थोड़ा सा करीब हुआ तो मैंने सुना कि वो इससे रो रो कर कुछ मज़ीद रकम का मुतालबा कर रही थी, मगर नायिका इसको धुतकार रही थी और आखिर में गुस्से में वो बुलबुल को अगले दिन वक्त पे आने का कहकर वहाँ से बुड़बुड़ाती हुई निकल गई। बुलबुल को पैसों की अशद ज़रूरत है, ये जानकर मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई कि वो ज़रूरत पूरी करके मैं इसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। मैं इसकी जानिब बढ़ा। इसका चेहरा दूसरी तरफ था और वो बुर्का पहन रही थी। पास जाकर जब मैंने इसे पुकारा तो वो मेरी तरफ मुड़ी। इसका चेहरा आंसुओं से तर और बर्फ़ की मानिंद ऐसे सफ़ेद था जैसे किसी ने इसका सारा खून निकाल लिया हो। इसकी ये हालत देखकर मैं चकरा सा गया और इससे पूछा कि क्या हुआ, वो ऐसे क्यों रो रही है। मेरी तरफ देखते हुए वो चंद लम्हे खामोश रही और मेरे दोबारा पूछने पर घुटी घुटी आवाज़ में बोली, माँ मर गई क्या। जब मुझे उसकी समझ नहीं आई तो बेइख्तियार रोते हुए वो दोबारा बोली कि आज मेरी माँ मर गई। इस जवाब से जैसे मेरे मुंह को ताला लग गया। मेरी शैतानी हवस, जिसको पूरा करने के लिए मैं इसकी जानिब आया था, मुझसे मीलों दूर भाग गई। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने गुस्से और हैरत से इससे पूछा। कफन दफन के पैसे नहीं हैं मेरे पास, इसलिए मैं मुजरा करने आई थी, मगर नायिका आज पैसे ही नहीं दे रही। कहती है बहुत मंदी है। तमाशबीन कोठे पर नहीं आते, जो आते हैं वो पहले की तरह कुछ लुटाते नहीं कि एदी वालों से अपनी माँ के कफन दफन का इंतज़ाम करवा लो। इतना कहकर वो बुर्का पहनकर कोठे से बाहर निकल आई। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। मैं तुम्हारी माँ के कफन दफन का बंदोबस्त करता हूँ। वो चंद लम्हे मुझे मशकूक नज़रों से देखती रही, फिर खामोशी से मेरे साथ बैठ गई। गाड़ी टकसाली से बाहर निकलते हुए मैंने बुलबुल से इसके घर का पता पूछा। वो इलाका मेरे लिए नया नहीं था, कई बार मैं वहाँ से गुज़रा था। मैंने गाड़ी इस तरफ मोड़ दी। सारा रास्ता वो खामोशी से रोती रही। मेरे पास इसको तसल्ली देने के लिए अल्फाज भी नहीं थे। कुछ देर में हम बुलबुल के घर पहुंच गए। ये छोटा सा एक कमरे का घर था। सहन के बीच में चारपाई पर उसकी माँ की लाश एक गदले कंबल में लिपटी पड़ी थी। सहन में बल्ब की पीली रोशनी वहाँ बसने वालों और घर की हालत चीख चीख कर अयां कर रही थी। चारपाई के पास दो बूढ़ी औरतें बैठी थी। एक की गोद में 7-8 माह का बड़ा गोल मटोल और प्यारा सा बच्चा खेल रहा था। आधी रात होने को आई थी। जैसे ही बुलबुल घर में दाखिल हुई, वो बूढ़ी औरतें बच्चा इसे सौंपने और देर आने की वजह से नाराज़गी का इजहार करते हुए वहाँ से रुखसत हो गई। बुलबुल बच्चे को लेकर कमरे की तरफ गई। बच्चा बहुत बेकरार था और फिर वो इसकी छाती से लिपट गया जैसे सुबह से भूखा हो। क्या ये बुलबुल का बच्चा है? ये एक नया इंकशाफ था कि बुलबुल शादीशुदा भी है। चंद लम्हों बाद वो कमरे से बाहर आई। मुझे यूं ही खड़ा देखकर फिर कमरे में गई और एक पुरानी सी कुर्सी उठा लाई। सेठ जी माजरत, मेरे घर में आपको बिठाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, वो कुर्सी रखते हुए शर्मिंदगी से बोली। मैं सर हिलाते हुए इसी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ। तुम्हारा असल नाम क्या है बुलबुल? बिल आखिर मैंने इससे पूछा। वो चुप रही, शायद बताना नहीं चाह रही थी। अफशा, मेरे दोबारा पूछने पर इसने आहिस्ता से कहा, बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी माँ की वफ़ात का। वो खामोश रही। तुम्हारा बाप भाई कोई है?
इसने खामोशी से नहीं में सर हिलाया। ये बच्चा तुम्हारा है? इसने फिर खामोशी से हाँ में सर हिलाया। तुम्हारा शोहर कहाँ है? चंद लम्हों बाद वो बोली छोड़ गया। तुम हीरा मंडी कैसे गई? तुम मुझे नाचने गाने वाली तो नहीं लगती। अब वो नज़रें उठाकर मुझे देखती हुई बोली, सेठ जी किस्मत वहाँ ले गई। घर में कोई मर्द नहीं था, एक बीमार माँ और बच्चे की जिम्मेदारी थी। कहीं और काम नहीं मिला तो ना चाहते हुए भी मजबूरन ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। कुछ अरसे तक नायिका ने मुझे नाच गाना सिखाया और फिर धंधे पर बिठा दिया। वो मुझे मुजरा करने के रोज़ाना 200 रुपये देती है और साथ में तमाशबीनों का बचा कुचा खाना जो मैं अपने घर ला के अपनी माँ को खिलाती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ। बुरके में आती जाती हूँ जिससे मोहल्ले में किसी को पता नहीं चलता और एक भरम कायम है। सेठ ऐसी कितनी ही बेसहारा गुमनाम लड़कियां माशी हालात के हाथों मजबूर होकर इन कोठों पर नाचने पर मजबूर हैं। आप लोगों को क्या पता वो कितनी मजबूर होकर ये कदम उठाती हैं। कोई लड़की अपनी खुशी से यूं सबके सामने अपना जिस्म अपनी इज्जत नीलाम नहीं करती। जो लड़कियां एक बार इस दलदल में पड़ती हैं फिर वो धंसती ही चली जाती हैं और फिर इसमें हमेशा के लिए डूब जाती हैं। ये सब कुछ बताते हुए अफशा के लहजे में बेबसी और बेचारगी थी, जैसे वो किसी नाकर्दा गुनाहों की सज़ा काट रही हो। मैं कुछ देर इसके चेहरे को तकता रहा, फिर परस से चंद नोट निकाले और उसके हाथ में थमाते हुए बोला, कल अपनी माँ की तदफीन करवा लेना और बच्चे के लिए कुछ खुराक और घर के लिए राशन पानी ले आना। वो इतने सारे नोट एक साथ देखकर हैरान हो गई। क्या हुआ? मैंने इसको यूं चुप देखते हुए पूछा। सेठ जी मुझे इन रुपयों के बदले क्या करना होगा? वो डरते डरते पूछ रही थी। शायद ये सोच रही थी कि इन नोटों के बदले सेठ पता नहीं कब तक इसका जिस्म नोचेगा, कब तक इसको सेठ की रखेल बनकर रहना होगा। इसकी बात सुनकर मुझे अपने आप से इतनी नफ़रत हुई कि मैं ख्वाहिश करने लगा कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़िल्लत और अपने किरदार की पुस्ती की आखिरी हद को छू रहा था। इस बेहिस माशरा में एक तन्हा और बेसहारा लड़की की मदद कर रहा था, मगर वो इसको भी एक डील के तौर पर समझ रही थी। शायद जहाँ से वो उठकर आया था वहाँ पर जाने वाले लोगों से बगैर किसी वजह के मदद की तवक्का नहीं की जाती। मैंने लरजती आवाज़ में जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और तुम अब कोठे पर मुजरा करने नहीं जाओगी, अपने घर में रहोगी। हर महीने तुम्हें मनी ऑर्डर मिल जाया करेगा। तुमने करना बस ये है कि ये बच्चा तुम्हारी गोद में है, इसकी तरबियत ऐसे करो कि ये एक दिन बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बन सके। ये जो रकम मैं भिजवाऊंगा ये तुम पर कर्ज है और जब तुम्हारा बेटा जवान हो जाएगा, एक काबिल इंसान बन जाएगा, तो तुम मुझे वापस कर देना। अफशा हैरान परेशान खड़ी मुझे देख रही थी। इस इंसान को जिसके सामने अभी वो नाच कर आई थी और इससे ऐसी बातें कर रहा था। फिर वो बेआवाज़ रो पड़ी। मुझसे वहाँ रुका नहीं गया। मैंने अफशा के घर का पता लिया और इसको अपना किया वादा याद दिलाकर वहाँ से रुखसत हो गया। सारे रास्ते में यही सोचता रहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए अफशा। जो तुमने मुझे दिया मैं इसका एहसान सारी उम्र नहीं उतार पाऊँगा। तुमने मुझ में दफन इस इंसानियत को जगा दिया जो मैं दौलत और शैतानी हवस के नीचे दबा कर मार चुका था। तुमने मुझे फिर से इंसान बनाया अफशा। इस वाक़ये के बाद मैं इन तमाम बुरे कामों से तौबा करके इसकी बारगाह में गुनाहों का बोझ लिए हाजिर हुआ। हर रोज़ इसके सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ करता, इससे माफ़ी की दरख्वास्त करता। मैं बाकायदगी से हर माह अफशा को मनी आर्डर भिजवाता रहा। कई दफ़ा दिल किया कि मैं इस मसीहा को मिल कर आऊँ जिसकी वजह से मुझे इन तमाम गुनाहों और बदकारियों से निजात मिली, मगर हर दफ़ा एक शर्मिंदगी आड़े आती रही कि कभी मैं अपनी शैतानी हवस के लिए इसका प्यासा था। और फिर वक्त गुज़रता चला गया, दिन महीनों में बदलने लगे और महीने सालों में तब्दील होते गए, मगर मैं अफशा को भूला नहीं था। वो भी मेरी तरह बूढ़ी हो गई
और इसका बेटा भी जवान हो गया। पता नहीं किसी काबिल बना होगा, अपनी माँ का सहारा बना होगा कि नहीं। मेरे बच्चे जवान हो गए थे। ज़िंदगी उतार चढ़ाव के साथ मुसलसल चल रही थी। एक शाम छुट्टी के वक्त जब मैं अपने घर में मौजूद था तो मुलाजिम ने आकर मुझे बताया कि एक औरत उसके साथ एक जवान लड़का आपसे मिलने आए हैं। कौन है मालूम नहीं साहब, पहली बार इनको देखा है। मुलाजिम ने मौदबाना लहजे में जवाब दिया। अच्छा, इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। कौन हो सकता है, यही सोचते हुए ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। एक औरत पुरनूर चेहरे के साथ सफ़ेद बड़ी चादर में खुद को छुपाए हुए हाथ में एक पुरानी सी डायरी लिए खड़ी थी और इसके साथ अच्छे कपड़ों में मलूस एक बड़ा हैंडसम नौजवान खड़ा था। इस लड़के को मैं जानता था। वो हमारे इलाके का नया डीएसपी अहमद था। सलाम सेठ जी, मैं अफशा हूँ और ये मेरा बेटा अहमद। जो ही इसने अफशा का नाम दिया मेरे जहन में उसका माजी का चेहरा घूम गया और मुझे पहचानने में देर नहीं लगी कि वो अफशा थी। आप मुझे पहचान गए ना सर? मैंने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया और इनको बैठने का इशारा किया। अफशा फिर अपने बेटे से मुखातिब होकर बोली, अहमद बेटा, यही है मेरे मसीहा जिनकी बदौलत तुम्हारी माँ गंदगी की दलदल में गिरते गिरते निकली, और यही हैं जो तुम्हारी पढ़ाई का, तुम्हें यहाँ इस मुकाम तक लाने का ज़रिया रहे हैं। मैं इनको जानता हूँ अम्मी जान, इनका शुमार इलाके के मोअज़्ज़ज़ तरीन अफराद में होता है, मगर मैं ये नहीं जानता था कि मुझे इस मुकाम पर लाने में इनका किरदार सबसे अहम है। सेठ साहब, जिस तरह आप हम बेसहारा और बेकस लोगों की ज़िंदगी में मसीहा बनकर आए, इसका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अहमद बड़ी मशकूर नज़रों से देखता हुआ बड़ी आजिज़ी से बोल रहा था। ऐसे कहकर आप लोग मुझे शर्मिंदा मत करें। मैंने अफशा की तरफ देखते हुए कहा। आज इसको पुकारते हुए बेख्तियार मेरे मुंह से अफशा बहन निकल गया। मैं खुद हैरान था, मगर यह सच था। अफशा सोफे से उठी और आगे बढ़कर पुरानी सी डायरी मुझे थमाते हुए कहने लगी, सेठ जी, इसमें वो तमाम हिसाब दर्ज है। मेरी माँ की तदफीन से लेकर आपकी आखिरी मनी आर्डर तक मैंने एक एक पाई का हिसाब रखा। आपके दिए पैसों का अमानत के तौर पर इस्तेमाल किया। अपने बेटे को एक काबिल इंसान बनाया। आपने मुझे 22 साल पहले कहा था कि ये कर्ज़ है और ये तब वापस करना जब तुम्हारा बेटा एक काबिल इंसान बन जाए। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद अफशा फिर से बोली, सेठ, आज वो वक्त आ गया है। मैं आपके एहसानों का बोझ तो नहीं उतार सकती, मगर जो पैसे आपने मुझे दिए थे मेरा बेटा वो ज़रूर उतारेगा, और आपसे दरख्वास्त है आप इनकार मत करें। मैं अफशा को बड़े तहसीन नज़रों से देख रहा था। आखिर इसने वही कर ही दिखाया। यकीनन कौल व करार को निभाना, वादे पर कायम रहना एक अच्छे किरदार के हामिल इंसान की बड़ी निशानी है। ये सब सुनकर मेरे दिल में उसकी इज़्ज़त और एहतराम और बढ़ गया। मैंने तुमको बहन कहा है अफशा बहन, और मैं कैसे तुमसे ये पैसे वापस ले सकता हूँ? मुझे यूँ शर्मिंदा मत करो। मेरे रुके रुके अल्फाज में पैसे ना लेने की माजरत छुपी थी, मगर वो बाजिद थी। मुझे इसके सामने हार मानना पड़ी और वो तमाम पैसे जो मैं इसको मनी आर्डर की सूरत में भेजता था, इसको वापस लेने की हामी भरनी पड़ी। फिर वो दोनों मुझे अपने नए घर का पता देकर और आने की ताकीद करके वहाँ से चले गए। इरम, मैंने तुम्हें किसी से मिलवाना है, मेरे साथ चलोगी? शाम को मैंने अपनी बेगम से कहा, क्यों नहीं चलूँगी, मगर कौन है और किस सिलसिले में मिलना है? बेगम ने सवालों की बौछार कर दी। मैंने रूबी बेटी के लिए एक लड़का पसंद किया है, तुम मिलो। अगर तुमको पसंद आ जाए तो फिर हम इसके बाद रूबी से बात कर लेना। मैंने मुख्तसर लफ्ज़ों में उसे वजह बताई। अगले दिन मैं और मेरी बेगम इरम नाज अफशा के घर में थे। इरम को भी अहमद बहुत पसंद आया। हमने फिर अफशा से अहमद और रूबी के रिश्ते की बात की। अफशा को भला इससे क्या एतराज़ हो सकता था? वो फूले से नहीं समा रही थी और यूँ मेरी बेटी का रिश्ता अफशा के बेटे अहमद से तय हो गया। वो ताल्लुक़ जो एक तवाइफ और तमाशबीन जैसे गंदे रिश्ते से शुरू हुआ था, इसका इख्तिताम एक नहायती मौज़ब रिश्ते की शक्ल में हुआ। ये सच है कि हर इंसान को कुदरत सुधरने का मौका ज़रूर देती है।
कभी गंदगी के ढेर से इसको ऐसा सबक सिखा देती है, कभी तो भटके लोग मिलाकर सीधे राह पर ले आती है और इंसान सारी ज़िंदगी इसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को फ़ख्र महसूस करता है। कभी वो तवाइफ और मैं तमाशबीन था, मगर आज वो मेरी मुँह भोली बहन और इसका बेटा मेरी बेटी का शौहर, और मुझे इन दोनों रिश्तों पर फ़ख्र है।